प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों लिखा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। राजनीति का ये सफ़र, छात्र नेता से आज विधायक, और ये जो पूरा आपका राजनीतिक सफ़र रहा, कितने संघर्ष झेले, कितनी लाठियां खाई, क्या कहते हैं आप। आज विधानसभा में, आपकी जो विधानसभा है बहुत महत्वपूर्ण वो विधानसभा रही। एक ऐसे विधायक जो पूर्व में विधायक रहे और फिर उनको हराने के बाद में आज अभिलाष पांडे जी एक विधायक हैं और क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं यश भारत परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे विषयों को लेकर यश भारत बड़ी गंभीरता से इस पर विचार भी करता है, और आपको मेरे बारे में इतनी जानकारी है, ये सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, संघर्ष करना मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सफलता और असफलता संयोग और वातावरण पर निर्भर करती है, और हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करते हुए निरंतर समाज जीवन में काम करते आ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कालखंड से मैंने अपने राजनीतिक सफ़र को शुरू किया। मैं पहले 1999 से महानगर के सहमंत्री से लेकर प्रदेश मंत्री तक का दायित्व निभाया। कई बार दिल्ली चुनाव लड़ाने का भी अवसर मिला। उसके बाद युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में काम किया। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष था, महामंत्री था। 5.5 साल तक, अभी तक के कार्यकाल के सबसे लंबे कालखंड का प्रदेश अध्यक्ष रहने का भी मुझे दायित्व सौंपा गया और मैंने उस पर काम किया। रेलवे बोर्ड में भी था, भारत सरकार का मेंबर था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता के रूप से अपने कार्यकर्ता को ये तय किया कि अब तुम्हें चुनाव लड़ना है। तो मैंने सहजता से कार्यकर्ता की भांति संगठन के आदेश का, मैं तो सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। सर, आप सिपाही हैं, लेकिन आपके जो पिताजी हैं वो एक शिक्षक रहे, आप मध्यम वर्गीय परिवार से रहे, और आपने ये कैसे विचार किया कि हमें राजनीति में उतरना है, जन सेवा करनी है और क्षेत्र का विकास करना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं और मिडिल स्कूल के दोनों प्रिंसिपल रहे हैं। एक सामान्य परिवार था और माता पिता दोनों का बड़ा आग्रह था। जब जबलपुर में हम लोग पढ़ते थे तब वो हमेशा, मेरे माता पिता मुझसे ये कहते थे कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से की, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाई की, एलएलबी किया, एमए किया, इकोनॉमिक्स से मैंने पीएचडी की। तो शिक्षा अध्ययन के साथ साथ उनका हमेशा ये आग्रह रहता था कि समाज की हमेशा निगाहें आपको देखती हैं, इसलिए अपने आचरण, अपना काम करने का तरीका, समाज के सामने उठने बैठने का आपका तरीका ऐसा हो जिसका समाज जिसको सकारात्मक रूप से सोचता भी है और उस दिशा पर हमको विचार भी करना चाहिए। तो ऐसे पिता माता के जो हम सब लोगों को जो उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी, उस दिशा पर हमने काम किया और वो उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया। राजनीतिक सफ़र के दौरान आप एसपी पर भी भड़क गए थे, क्या कारण था, क्या बिंदु थे, वो क्यों ऐसा हुआ। देखिए, जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो जनता का काम ही हमारे लिए सर्वोपरि। मेरे ऊपर 23 बार लाठीचार्ज हुआ है और हर बार हमने कैंपस में शिक्षा की लड़ाई लड़ी, रैगिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्लासेस नहीं लगती थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार ना हो, नंबरों के हेर फेर और फेरबदल ना हो उसके लिए लड़ाई लड़ी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ी, बिजली जिसको हम कहते थे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लाल बत्ती में और पूरे प्रदेश की जनता मोमबत्ती में, उस समय हम लड़ते थे और उसके लिए जनता के लिए संघर्ष करते थे। तो खूब लाठी डंडे खाए हैं, इसीलिए इसका पुराना अनुभव है। आज आप एक विधायक हैं, सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे आपकी राजनीति में जो मूवमेंट हुई, कहाँ से आपको सपोर्ट मिला और किसको आप श्रेय देंगे। देखिए, इस पूरा श्रेय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों का है, लेकिन ये उन सारे लोगों का है, उन कार्यकर्ताओं का भी है और उन जनता का भी है जिसने मुझे बड़े अल्प समय में, मुझे 16 दिन मात्र चुनाव के मिले, लेकिन एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, छोटा हो बड़ा हो, बूथ का कार्यकर्ता हो, बूथ के नीचे का कार्यकर्ता हो, एक एक कार्यकर्ता ये मान लिया कि ये चुनाव अभिलाष पांडे नहीं, हम लड़ रहे हैं। और उस कार्यकर्ता ने, एक कार्यकर्ता को जब टिकट मिलती है या पार्टी अवसर देती है
तो वो सामान्य कार्यकर्ता ये मानता है कि ये मेरे जैसा कार्यकर्ता है और आज इस अवसर को यदि मिला है तो उस कार्यकर्ता ने अपनी छवि खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप से देखी। और उन सारी जनता जनार्दन को मैं श्रेय देता हूं जिन्होंने भरपूर आशीर्वाद, भरपूर सहयोग और ऐतिहासिक वोट से बूथों के अंदर जिताने के लिए उन्होंने अपना मताधिकार। कहते हैं कि जिस सीट से आप आज विधायक हैं उस सीट से आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, बल्कि आपकी कोई और इच्छा थी, क्या सही है? देखिए, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के सिपाही के रूप से काम करता हूं और मैं कोई कहीं टिकट मांगूं या ऐसी स्थितियां मेरे सामने नहीं थी। मैं तो काम कर रहा था और काम करते करते मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, तब से मैं लगातार दौड़ भाग और पूरे प्रदेश में काम कर रहा था। लेकिन लास्ट जब टिकट आई, लास्ट सीट जब डिक्लेयर हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को या सीनियर्स को ये लगा होगा कि अभिलाष को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है और उन्होंने उत्तर मध्य से मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजा। और मैंने पूरी ताकत के साथ, चूँकि इस शहर में मैं गली गली चौराहे चौराहे पर मैंने संघर्ष किया है और सड़कों पर घंटों तक लाठियां खाई हैं, कई बार पैर भी टूटे, हाथ भी टूटे, ऐसे भी संघर्ष करते रहे, लेकिन सड़क में जबलपुर शहर के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता की लड़ाई लड़ी हमने। कांग्रेस की जब अभी 15 महीने की जब सरकार थी, तब 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते से लेकर कांग्रेस के झूठे वादों के खिलाफ सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो जनता के लिए हम लड़ाई लड़ते थे। कार्यकर्ताओं को लगा कि अपना व्यक्ति है, अपना कार्यकर्ता है, और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। मानसून सत्र के दौरान आपने संस्कृत का मुद्दा भी छेड़ा, संस्कृत में वक्तव्य भी दिया। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश कॉमन है, लेकिन ये संस्कृत अब लोग कैसे बोलेंगे? कैसे इस पे आपने अमल लाया कि ये अलग विषय है या कैसे? देखिए, हमारा विचार वसुधैव कुटुंबकम का है और हम कहते हैं अयम निजा पराविति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। तो संस्कृत हमारी जो भाषा है, जो प्राकृत भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। लोग कहते हैं कि जो नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें त्रिभाषा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उसको व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ 9th से 12th में रिप्लेस कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, एक व्यावसायिक भाषा भी संस्कृत है, जिसके माध्यम से रत्न विज्ञान हो, वास्तुशास्त्र हो, आध्यात्मिक पूजा पद्धति हो, ये सब भी व्यावसायिक ही काम करने के योग्य हैं। इसीलिए संस्कृत को अलग ना समझा जाए। संस्कृत हमारी मूल भाषा है, हमारी आध्यात्मिक चेतना है, हमारी पुरातन भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। जब सुपर कंप्यूटर बना तब लोगों ने कहा कि उसकी भाषा क्या हो, तो संस्कृत वो भाषा है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, वैसी उसका अर्थ निकलता है। इसलिए संस्कृत हमारी भाषा होनी चाहिए। उस दिशा पर मैंने ध्यानाकर्षण लेकर आया और बड़े सीनियर विधायकों ने कहा, जो 30-30, 35-35 साल के सदन में हैं, उन्होंने कहा कि पहली बार संस्कृत का ध्यानाकर्षण संस्कृत भाषा में। हमने भी उसे बाकायदा बारीकी से सुना। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आ रहा हूँ। नशा, सरकार, प्रशासन दोनों इस पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि टीवी पे बड़े बड़े अभिनेता इसका धड़ल्ले से प्रचार करते हैं, तो क्या ये चीज़ें समाज के लिए गति अवरोध पैदा नहीं करती? ये नशे को लेकर बढ़ावा नहीं देती? और जो हम शहर में देख रहे हैं कि जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, इन पोस्टरों को लेके एज ए विधायक, एज ए जनप्रतिनिधि, समाज का सेवक होने के नाते क्या मानते हैं? देखिए, आपके तो हर प्रश्न महत्वपूर्ण है अभी तक जो आपने पूछे। निश्चित तौर पर नशा मुक्ति को लेकर अभियान भी हम चलाते हैं और साथ में नशा मुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बहुत कठोर कदम भी उठाए। आपने देखा कई जगह नशे में जो लोग नशा का व्यापार करते थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हुई है और साथ ही सरकार ने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इस तरह से नशा जो लोग फैलाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सरकारें अपना काम तो करती हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से समाज से भी अपील करना चाहता हूं कि अपनी युवा पीढ़ी पर, अपने बच्चों पर, आप उन पर जरूर अपना नियंत्रण रखें, बीच बीच में संवाद भी करें। कहीं ना कहीं कोई गलत हरकतों पर लिप्त तो नहीं है, ये हम सब की भी अपने अपने परिवारों के प्रति जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार इससे विमुख हो जाए ऐसा नहीं। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार कड़ाई के साथ, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने बहुत कड़ाई के साथ अभी कई नशाखोरों को पकड़कर जेल के अंदर सलाखों में डाल दिया है। आगामी समय में और अभियान के रूप से हम लेंगे और मेरा भी ये मानना है कि नशा मुक्त समाज होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी, जिसको हम कहते हैं कि संस्कारवान हमारी पीढ़ी बने, उस दिशा पर हम इस काम को लेकर। अब चूंकि विपक्ष को लेकर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जीतू पटवारी एक निम्न बिंदु पर चल रहे हैं, 1200 दिन, क्या वास्तव में 1200 दिन के बाद में सरकार बदल जाएगी?
ये 1200 दिन क्या है? 1200 दिन जीतू पटवारी ने आका है कि 1200 दिन के बाद में कांग्रेस सरकार में आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा की गतिविधि चल रही है, एज ए क्राइम, एज ए विकास के जो पैमाने हैं उन पर, भ्रष्टाचार, इनको लेकर। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तुमने ये सोचा था कि पिछले साल से आने वाला साल अच्छा है, इसलिए कांग्रेस का स्थान विधानसभा के अंदर तय है कि उन्हें कहाँ बैठना है। और विकास की गाथा लिखने वाली, विकास की, विश्वास की पर्याय बनी भारतीय जनता पार्टी जिस स्थान पर बैठी है उसी स्थान तक वर्षों तक बैठकर जनता की सेवा काम करेगी। कांग्रेस की नीति, नियत, नारा और नेता जनता ने नकार दिए हैं। विश्वास किसी के साथ है तो मोदी जी के साथ है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के साथ है। सर, अपना हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो अभी आप देख रहे होंगे यूरिया की समस्या है, निरंतर मूंग की समस्या क्षेत्र में बनी हुई है। एज ए आप भी जबलपुर में हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो आप भी महसूस करते होंगे क्या इन चीज़ों को? देखिए, कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम कर कर दिखाया है, राजा, नवाब, अंग्रेज, ये सारे मिलकर 7.5 लाख हेक्टेयर की कृषि की खेती में उपजाऊ खेती थी जहाँ पर पानी की व्यवस्था थी। हम 53 लाख हेक्टेयर तक कृषि की सिंचाई हमने बढ़ाई है। हम 1 करोड़ हेक्टेयर तक इस विधानसभा के सत्र के समापन तक पहुंचने वाले हैं। कैन बेतवा लिंक परियोजना से पूरा बुंदेलखंड जो सूखा था अब वो सिंचाई के साथ जुड़ गया। हम ड्रिप इरिगेशन के लिए काम कर रहे हैं। हम बड़े बड़े डैमों से अलग अलग जगह पानी, वाटर सप्लाई के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कृषि और भाजपा ये एक दूसरे का पर्याय है। इसलिए 7 बार कृषि क्रमण अवार्ड मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलता है। और मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से कृषि की ग्रोथ रेट बढ़ी है, और इस वर्ष तो मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक विकास की दृष्टि से बात की है। हम कृषि पे भी काम कर रहे हैं, हम NDDV के माध्यम से हम दुग्ध पर भी काम कर रहे हैं, हम साथ में प्याज का उत्पादन भी कर रहे हैं, लहसुन के उत्पादन में भी हम अपने मध्य प्रदेश का 19% योगदान हम मध्य प्रदेश भारत के अंदर दे रहे हैं। इसलिए कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर अग्रसर है। थोड़ा बहुत कहीं यदि यूरिया का विषय आएगा उसे भी ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों के साथ न्याय कोई कर सकता है, किसान ये जानता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी। लखन घनघोरी जी के रेगुलर बयान वायरल हो रहे हैं। आपका जो पुल बना हुआ है, ओवर ब्रिज, उसका उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है? कौन आने वाला है? कौन उसका उद्घाटन करेगा? और ये जनता को परेशानी हो रही है, उसको लेके भी लखन घनघोरी जी व्यवस्थित बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, लखन भैया बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने क्या बयान दिया मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इस पुल के उद्घाटन का सपना आप तभी सजा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने उस पुल के पिलर्स खड़े किए। नहीं तो वर्षों तक कांग्रेस का शासन था, कभी कांग्रेस ने ब्रिज की बात तो की नहीं। इसीलिए इन पूरे ओवरब्रिज का जो बना हुआ है इसका भव्य उद्घाटन करेंगे। भव्य हमारे यहाँ उद्घाटन होगा। आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और चिंता नहीं करिए, यही वो कांग्रेस के लोग हैं जो हमसे कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर ये डेट नहीं बताएंगे। तो मैं डेट भी बता रहा हूँ कि 23 अगस्त को जबलपुर के भव्य पुल का उद्घाटन होने वाला है और उसमें हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आइए उस भव्य पुल से दमोह नाके से चढ़िए और मदन महल पर उतरिए। कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती है कि जब बात राजनीति की आती है तो भाजपा धर्म को लेके आगे आती है, राम नाम को लेके आगे आती है। क्या कहते हैं, क्या राम नाम से ही भाजपा की राजनीति चल रही है? देखिए, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, इस भाव के साथ हम काम करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, हमने पढ़ा है। विद्यावान बहुत हुए, गुणी बहुत हुए, ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राम काज करने को कोई आतुर हुआ तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे। हाँ, मैं कहता हूँ कि हम धर्म से विमुख नहीं हैं। मेरा धर्म यह है कि जनता की सेवा करना, मेरा धर्म है उत्तर मध्य विधानसभा का विकास करना। यदि वो मेरा धर्म है तो हाँ, मैं उस धर्म के साथ खड़ा। आखिरी क्वेश्चन आपसे, आपकी विधानसभा में आगामी 5 वर्षों में आप क्या देखते हैं, क्या और होना चाहिए? आपका जो मैनिफेस्टो है या आपने जो विचार किया होगा उसको कैसे देखते हैं? क्या देखिए, एक तो हम घोषणा पत्र नहीं बनाते, हम संकल्प पत्र बनाते हैं। संकल्प में विकल्प ढूंढने की कल्पना हम कभी नहीं करते। हमारे घोषणा पत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे बिंदु थे। हनुमान ताल तालाब का सौंदर्यीकरण मेरा बिंदु था, वो मैं कर रहा हूँ। सड़कों का निर्माण मेरा बिंदु था।
हम 5S पे काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम एक बड़ा ब्रिज लेकर आ रहे हैं जो 41 नंबर स्कीम से संजीवनी नगर को जोड़ेगा, वो भी मेरे घोषणा पत्र में था। माड़ोताल तालाब का उन्नयन करूँगा, हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स लगा रहा हूँ। अभी मैंने 16 महीने में 98 सड़कें बना दी हैं, 14 सामुदायिक भवन बना रहा हूँ, 16 उद्यान बना रहा हूँ। ये विकास के मॉडल पे काम कर रहा हूँ और मेरा विज़न आज का नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि 25 साल के बाद इस विधानसभा कैसी दिखनी चाहिए, इसकी कौन कौन सी संभावनाएं होनी चाहिए। और मेरा मकसद है कि विधानसभा के प्रवेश के द्वार खोलना चाह रहा हूँ, इसीलिए 0 डिग्री से लेकर बाईपास तक एक 165 फीट का रोड बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये सोच है कि यदि आप प्रवेश के द्वार खोल दोगे तो विकास के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। ये मेरी विधानसभा के अंदर का संकल्प है। आज आपके जबलपुर क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा जो नए मीटर लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। चूँकि जो मीटर आ रहे हैं उनमें चिप है, तो वो ये मान रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान आगामी समय में विरोध प्रकट कर सकता है, यानी कुछ ऐसा कर सकता है जो नहीं होना चाहिए, जो जनता के हित में नहीं है। अब ये तो कांग्रेसी बता पाएंगे कि कौन की चिप लगी है और कौन के साथ उनका संबंध है। ये कांग्रेस को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। मुझे लगता है यदि हम लोगों को भी वो बताएं तो उसमें हम लोग भी समझ पाएंगे। मेरे को लगता है कि ये देश तो इस बात को शायद नहीं जान रहा होगा कि इसमें पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेसियों का अपना दूरदृष्टि है, वो पता नहीं किस दिशा पर सोचते हैं, ये वही जाने। लेकिन स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो कई जगह भ्रम भी फैल रहा है, आने वाले से पहले हमारे यहाँ एक सामान्य मीटर था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटर आया हमारे यहाँ, हमने लगवाया। अभी स्मार्ट मीटर भी वो मीटर है जिसका बिल आपके अपने मोबाइल पे जनरेट होता है, उसका आप बिल पटा सकते हैं, जो बैलेंस बचेगा वो अगले बार एडजस्ट होता है। इसलिए स्मार्ट मीटर आज के स्मार्ट समय की कल्पना है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो लोगों के जनता के लिए अभी ज़रूर शुरू में लोगों को लगता होगा, लेकिन आने वाले समय में यदि सरकार ने कोई निर्णय किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाख टका सिर्फ एक बात पे ध्यान देती है, वो है जनता का हित और जनता का विश्वास। तो ये थे हमारे साथ में उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर के विधायक अभिलाष पांडे जी, जिन्होंने बखूबी हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। फिलहाल वीडियो के अगले क्रम में हमारे साथ बने रहें। न थके हैं कदम, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और सफर आज भी जारी है। जय हिंद। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।